हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर और करियरवेल एप्लीकेशन पर। क्लास आपकी शुरू हो गई है। देरी के लिए थोड़ा सा खेद है, जाम में फंस गए हम। चलिए, आपकी क्लास शुरू हो गई है। जैसा कि आपको कहा था, पेपर 2 की क्लास आपके लिए होगी और वही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। हाँ, क्लास आपकी शुरू हो गई है। क्लास शुरू हो गई, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है लेट्स लर्न पर, और जो बच्चे करियरवेल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं इस क्लास को, उनको ओके भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोल लो। 3, 3:30, 4 बज रहा है। ठीक है, बढ़े भाई, आगे बढ़े। चल, शुरुआत करते हैं सवालों की। पेपर 2 की क्लास है ये, पहले से ही थंबनेल पे मेंशन होगा। थंबनेल अगर आप देख पा रहे हो तो थंबनेल पे मेंशन है, पेपर 2 की क्लास है ये। तो जो बच्चे पेपर 1 के इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनकी क्लास नहीं है, पेपर 2 के लिए क्लास है। ठीक है, तो अगर आप लोग पेपर 1 के हैं, अगर आप कॉम्बो बैच में हैं या फिर आप पेपर 2 भी दे रहे हैं मैथ साइंस सब्जेक्ट से, तो उनके लिए उपयोगी होगी। पेपर 1 की क्लास नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है भाई, चलो, ये रहा पहला सवाल। आज की शीट का पहला सवाल ये है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे भाई, फिर सवालों के उत्तर क्या है इनको चेक करेंगे। ओके, देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पढ़िए पहले इस सवाल को। द लेंथ ऑफ द longest rod that can be placed in a room, 16 meter long, 12 meter broad and 10:2/3 मीटर हाई। मतलब एक लंबे, यहां पे लिखा होना चाहिए 16 मीटर, नहीं लिखा, ठीक है। 16 मीटर, 16 मीटर क्या है, लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 से ही 2/3 मीटर ऊंचे एक कमरे में बड़ी से बड़ी रखी जाने वाली छड़ क्या होगी। लॉन्गेस्ट पोल पूछा जा रहा है और उसकी लंबाई पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, बताइएगा, आंसर बताइएगा इसका। आवाज तो ठीक है ना, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है प्रॉपर। देखिए, यहां पर आपको क्या करना होगा, अगर एक कमरे की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्योंकि यहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अलग अलग है। तो इसका मतलब एक कमरा है, ऐसा एक क्यूबॉइड है, देख पा रहे हो। अब यहां पे सबसे बड़ी छड़ जो होगी वो क्या होगी आप बताइए। इसका मतलब इस कोने से लेके इस कोने के बीच में ये एक छड़ होगी अंदर ऐसे, या इस कोने से इस कोने में, इस कोने से इस कोने में। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये इसका डायगोनल कहलाएगा। ये क्या होगा भाई, डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण। डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। कैसे निकलता है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। ये किसके लिए है, क्यूबॉइड के लिए। अगर आपको क्या दिया हो, क्यूबॉइड जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट है, तो वो क्या होगा, वो तो क्यूब कहलाएगा। और क्यूब की डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये याद रख लेना, क्यूब की डायगोनल होती है √3 और ए का मतलब होता है क्या, एजेस। बस भाई, कर लो खत्म इस सवाल को। कतई सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब अंडर रूट में क्या हो गया भाई, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये देखो 30 और 2 32 प्लस 32/3 का स्क्वायर। तो भाई आपको स्क्वायर करने पड़ेंगे, सीधी बात है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का होता है 144, 32 का होता है 1024 और 3 का होता है 9। लो भाई, आप देखोगे अगर 256 में 144 को अगर हम जोड़े हैं, 56 44 100 400 हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई 400 में, तो कितना हो जाएगा भाई, 3600 प्लस 1024/9, और ये आ जाएगा आपका 4624/9। आ रही है बात समझ में। अब ये 9 किसका स्क्वायर है ये तो पता है हमें, 9 तो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट का साइन लगाए।
अब ये 4624 किसका स्क्वायर है? 100% ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब देखिए इसको कैसे फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड से देख के समझ लेते हैं। अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है, अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है, जैसा कि आपको दिख रहा है 4620 है, अगर हम बोले भाई 400 या हम बोले भाई 4000 किसका स्क्वायर होगा? बताओ भाई, क्या 4000 स्क्वायर होगा? या इसके पास का कोई स्क्वायर देखो जो इसके सबसे नजदीक हो, तो आप बोलोगे सर इसके सबसे नजदीक तो 3600 नजर आ रहा है, जो कि 60 का स्क्वायर होगा, है ना। इसके पास में सबसे पास का स्क्वायर तो ये नजर आ रहा है, और आप बोलोगे सर इसका एक और नजर आएगा 4900, जो किसका होगा? 70 का होगा, है ना। 4900 और 3600 ये 60 का स्क्वायर है, ये 70 का स्क्वायर है। अब इसके बीच में ये स्क्वायर है, इसके नजदीक है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो 2 होगी, 2 दूनी 4, या 8 8 64 8 होगी। इसका मतलब या तो ये 62 है या ये 68 है। किसके पास है? इसके पास है, इसका मतलब ये 68 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर हो गया? 68 का। बस भाई यही आंसर आ गया, 68/3। बस देख लो भाई, 68/3 जिस भी ऑप्शन में हो वही तुम्हारे ऑप्शन का आंसर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा है 66/2, ये हो गया। लो भाई, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 का एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो आपको ये 3 टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, और यहां पे सारे फॉर्मूले इनके, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की सभी प्रॉपर्टीज, और ज्योमेट्री में एंगल की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, है ना, सिमेट्री, एंगल्स और लाइंस, ये सब देखना पड़ेगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, अगर इन तीनों को मिला के भी मैं आपसे कह रहा हूं 12 से 13 प्रश्न आपके, इन तीन को मिला के 13 से 14 प्रश्न भी हो सकते हैं, यहां पे आ जाएंगे। अब आते हैं इस सवाल पर। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी एक डायगोनल है जो है x सेंटीमीटर और एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू बतानी है ये 4x ये। अब आप बताइए एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इसके डायगोनल का प्रोडक्ट, हाफ d1 इंटू d2। बस भाई ये दिया है 270। फॉर्मूले याद अगर नहीं है तो कृपया करके फॉर्मूले याद करें, तभी काम बन पाएगा। एक डायगोनल x हो गई और एक हो गई 30। 0 से 0 कट गया, इससे इसे काट दिया, 9 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या हो गया? एक डायगोनल इसकी 18 सेंटीमीटर हो गई। एक डायगोनल है 18 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। हमको बताना है क्या? 4x माइनस 8। इसका मतलब 4x माइनस 8, 4 इंटू 18 माइनस 8। 18 चौक कितना होता है? 72। 72 में से 8 चले गए, आंसर आ गया 64। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, हर बच्चे का बी आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ये रहा अगला सवाल। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। एक सर्कुलर गार्डन, एक वृत्तीय बगीचे का व्यास 28 मीटर है, तब इस बगीचे के अनुदिश 300 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का 22 रुपए व्यय है। 22 रुपए बाड़ लगाने का कुछ नहीं है, 22/7 मिस्टेक है ये। बाड़ लगाने का व्यय है, क्या व्यय है? ये है, ये इसका व्यय है, खर्चा है, का व्यय है, खर्चा है। ठीक है, चलो भाई। अब सवाल में लिखा है कि डायमीटर एक सर्कुलर गार्डन है। वैसे तो आपको ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है। डायमीटर का मतलब होता है सेंटर से होके जाने वाली एक रेखा जो इसके परिधि को टच कर दे, तो वही है इसका डायमीटर। पूरा डायमीटर है कितना? 28। इसका मतलब रेडियस कितना होगा? 28 का आधा 14 मीटर। ये क्या निकल के आ गया? इसका रेडियस। ओके, अब इसमें तार फेंसिंग लगाई जा रही है। इसका मतलब ऐसे ऐसे करके एक तार फेंसिंग इस पे लगा दी।
तार फेंसिंग का मतलब उसने कितना एरिया कवर किया, इसका सरकमफ्रेंस कवर कर लिया, पेरीमीटर कवर कर लिया। अगर अपन कॉस्ट निकालेंगे इसकी, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो इसके चारों तरफ जो पेरीमीटर होगा उसके साथ जो दर है उस दर का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका तार फेंसिंग का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। बताइए, ठीक है भाई, डन है। कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। पेरीमीटर अपन को पता करना है, इंटू रेट, उसमें हमको क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, बस भाई। चलो, द कॉस्ट इन रुपीज, कितना कॉस्ट लग रहा है, 300 रुपए पर मीटर की दर से, ये आपको दे रखा है दर। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, दर दे रखा है। चलो भाई, अब आप देखोगे किसी वृत्तीय का 28 मीटर व्यास है, इसका मतलब रेडियस तो 14 मीटर होगी, और सर्कल का रेडियस होता है 2 पाई आर। पाई की जगह हमें 22/7 का प्रयोग करना है, तो 22/7 गुणा 14, ये क्या निकल के आ गया बताओ, ये अपना पेरीमीटर निकल के आ गया। ये आपका पेरीमीटर है और 300 रुपए प्रति, 300 का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पूरा सॉल्यूशन है यही इस सवाल का उत्तर है। कितना आंसर होगा भाई बताओ, सीधी बात है, 7 से काट दोगे, 88 इंटू 300, 8 24 की 4, हाथ सिलाई 2, 24 और 2 26, 26,400 रुपए का खर्चा आएगा टोटल। 26,400 रुपए का खर्चा आएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, 26,400 रुपए का खर्चा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 58 एंड वन ऑफ द नंबर इज 40, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर। 10 संख्याओं का माध्य 58 है और इनमें से एक संख्या 40 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या है। इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो देखिए, मीन का पहली बात तो मीन होता क्या है, मीन होता है जो आपको दिए रहते हैं नंबर्स, उसका सम बटे में उसके नंबर्स। तो अगर मुझे सम निकालना होता है तो सम का मतलब क्या है, जो आपको मीन दिया है गुणा एन। मीन की जगह आप एवरेज भी समझ सकते हो, औसत, एक ही बात है, मीन और औसत एक ही बात है। तो अगर मैं सम निकालूं, बेसिक से करूं इस सवाल को, तो मीन कितना है 58 और कितनी संख्याएं हैं 10, कुल मिला के उन 10 संख्याओं का जो योग है वो निकल के आ गया हमारे सामने, कितना 580। यदि उनमें से एक संख्या 40 है और 40 इसमें से मैं घटा दूं, एक संख्या 40 है, 40 घटा दिया, तो जो शेष 9 संख्याएं हैं, तो शेष सम क्या बचेगा 9 संख्याओं का 540। और यदि मुझे मीन निकालना है तो सम अपॉन नंबर बटे में 9 कर दिया, यही उसका क्या निकल आया, माध्य। आंसर आ गया 60। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। हर एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है। अब आप एक बात समझिए, ये प्रश्न ऐसा है कि जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना। आप पेन भी क्यों चलाओगे इस प्रश्न में, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो बोलते हैं ना मीन या एवरेज, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक कॉन्सेप्ट पर इसको समझते हैं कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे अगर 10 संख्याओं का मीन कितना है 58 है, तो मैं मान लेता हूं ये ऐसे ही होगा 58, 58, 58, 58, और ऐसे ये पूरी 10 संख्याओं का कितना होगा 58 होगा। ठीक है, आपसे कहा कि जो एक संख्या है वो 40 है, वो इससे कम है, कितनी कम है बताओ, बताओ। अगर ये जो संख्या है ये 40 है, ये तो इसके बराबर ही है, या इससे कम है या इससे ज्यादा है। आप बोलोगे सर 18 का अंतर आ रहा है। ये जो 18 का अंतर है ये 9 बाकी की 9 संख्याओं में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अगर 40 है, मीन तो 58 हो रहा था, होना चाहिए 58 है, 40, 18 का अंतर 9 में बांटा, इसका मतलब क्योंकि ये कम था इसलिए बढ़ जाएगा, ज्यादा होता तो घट जाता। तो कितना बढ़ेगा, मीन 2 बढ़ जाएगा, 58 में 2 बढ़ गए, इन 9 संख्याओं का मीन 60 हो जाएगा। अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, इस तरीके से अगर आप देख लेते हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है, बेसिक से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आपके सामने कि भाई एक बैग है जिसमें 7 तो नीली गेंद हैं, 4 लाल हैं, 6 काली हैं और 3 सफेद गेंदें हैं।
एक बॉल है जो ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग, इस बैग से निकाला बिना उसको देखे, विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको बिना देखे हमने बैग में से एक बॉल को खींचा है, निकाला है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक और अ ब्लू, देखिए ब्लैक और अ ब्लू मतलब ब्लैक भी होनी चाहिए और ब्लू भी होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं या जो आप फाइंड करना चाह रहे हो, नीचे होता है टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। भाई टोटल क्या होगा आप बताओ, टोटल आप बोलोगे सर इनको जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, ये पूरा 20 हो रहा है, हो गया 20। अब यहां पे क्या होनी चाहिए, या तो काली होनी चाहिए या नीली होनी चाहिए। काली कितनी है 6, नीली कितनी है 7, तो 6 और 7 13, तो 13/20 इस सवाल का उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। है सिंपल, आसान है। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर 2 में, आता है, इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, आ जाता है सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। इसके ऊपर भी भाई स्टार लगाइए। ये जो आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, इस पर आपका एक प्रश्न 100% आएगा। आपके पेपर में एक प्रश्न 100% आएगा, तो कृपया करके आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होने चाहिए। आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद करके रखें। 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 15 तक तो आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आइए अब आपके सामने ये रहा सवाल, 7 to 9 इंटू 64 के वर्गमूल और घनमूल का अंतर क्या है। वर्गमूल का मतलब है भाई स्क्वायर रूट, और ये हो गया क्यूब रूट, ठीक है। तो बताओ भाई, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 to 9 इंटू 64, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला और इसी का अगर हमने क्यूब रूट निकाला, 7 to 9 इंटू 64, इसका अगर हमने क्यूब रूट निकाला, तो ये किसका स्क्वायर होता है बताओ। आप बोलोगे सर ये 27 का स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया, तो ये 8 से तो 56 की 6 हासिल आई 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 हो गया ये। अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो देखो भाई 729 किसका क्यूब है 9 का, और ये किसका क्यूब है 4 का, तो ये हो गया 36। तो बस बेटा 216 और 36 का अंतर बताना है आपको, यही सवाल का अंतर। बताओ क्या हो गया, 16 गए 200 बचा, 20 गए 180 बचा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। डन, ओके भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में मिस्टेक है, ये जो प्रश्न है इसमें मिस्टेक है। हमारा जो टाइपिस्ट है वो थोड़ा सा, आपको पता ही है, प्यार में है वो, तो वो क्या है, कुछ गड़बड़ कर दिया है उसने यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। या तो ये ब्रैकेट लगा होना चाहिए, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये दोनों पहले होंगे, तो ये इस वाले सवाल में मिस्टेक है, इस पे स्टार लगाइए। ये शीट में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, है ना। इस सवाल में मिस्टेक है कोई। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, इस पे तो पेन भी नहीं चलाना। -75 इंटू 109 इज नॉट सेम एज -75 इंटू 109, वह नहीं है जो। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता। जैसे मैंने आपको कहा, बोर्ड मास की अगर बात करें तो ये क्या है, डिवीजन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन। ये यहां तक तो बच्चों को पता ही है। और अगर हम बात करें बी से, आपको ब्रैकेट पूछे जाएंगे, ब्रैकेट से ज्यादा लेवल आपके पेपर में आता नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या सॉल्व करते हो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हो। उसके बाद आप क्या सॉल्व करते हो, करली ब्रैकेट सॉल्व करते हो। उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हो। तो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन नॉट सेम एज बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन होगा इसका, क्यों, क्योंकि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर अगर 10 जोड़ दिया तो फिर ये गड़बड़ा गया। वो 100 जोड़ दिया, क्योंकि यहां पे कौन सा रूल लग गया, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सम। डन, ओके। आइए, ए ऑप्शन कैसे बोल रहे हो बच्चे, ए ऑप्शन कैसे कह रहे हैं। अरे ए ऑप्शन नहीं होगा ना, -75 है और तुमने 100 को लिख लिया 100 + 9,
इसका मतलब 75 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 75 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कोई बताएगा मुझे? नंबर्स की प्रॉपर्टी है, कौन सी है ये बताओ? कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी है? कुछ पढ़ा है तुमने? बोलो। नॉट सेम की बात, एसोसिएटिव कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, कौन सी है? तो समझ में आ रहा है क्या करके आने वाले हो तुम लोग? आगे बढ़ो, चलो। एम और एन, दो अंकों की, पढ़ लेना इनको, निकालो अपने मोबाइल से, इंटरनेट खोलो, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ो, पेडागोजी में भी सवाल आएगा इसका। क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्लोजर एक अलग चीज होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, आओ। एम और एन जरूर पढ़ लीजिएगा इनको, 100% पढ़िएगा। एम और एन दो अंकों की, ये तो मैं सवाल करा चुका था अपनी पिछली क्लासेस में, दो अंकों की संख्याएं हैं, उनमें से एक सम संख्या है, दूसरी संख्या विषम है। एम गुणा एन दोनों का मल्टीप्लाई 180 है, तो एम और एन का लघुत्तम सार्वगुणज, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा? अब 180 है, 180 के दो, क्योंकि दो अंकों की, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, तो 12 और 15 आ जाएगा। 12 गुना 15 180 होता है, दोनों का एलसीएम आता है 60। 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। बी ऑप्शन आपका सही है। डन है भाई। 12 और 15, देखिए दो वजह से, एक बच्चा कह रहा है कंफ्यूजिटिव। देखिए कंफ्यूजन क्यों होगा? कंफ्यूजन दो बातों में हो जाएगा। कंफ्यूजन आपको दो दो बातों में, या तो आपने कतई पढ़ाई नहीं करी, ना स्कूल में करी, ना कॉलेज में ना करी, ना कहीं करी, और आपने बढ़िया नकल वकल करके पास हो गए हो। अब पढ़ोगे, पहली बार जीवन में पढ़ रहे हो, या पहली बार आपको ये पता चल रहा है, अच्छा इसको ये कहते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा ऐसे होता है सवाल, ये तो हमें पता ही नहीं था, रोम्बस नाम की कोई चीज होती है, अच्छा रोम्बस भी होता है, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो कंफ्यूजन होगा, होना ही है। जब पहली बार पढ़ रहे हो तो होना ही है। ज्यादा पढ़ने से और कम पढ़ने से, दोनों से कंफ्यूजन होगा। और जितना पेपर में आएगा उतना पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पेपर भी पास होगा, बढ़िया नंबर भी आ जाएंगे। अब आप, आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। पेडागोजी में भी प्रश्न आता है और यहां भी प्रश्न आ जाता है। आइए, 12 और 15 का एलसीएम अगर आपको लेना होता है, एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये भी कट गया 4 बार, वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन था, ये कॉमन ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो ये अकेला, इसे क्या कहेंगे, ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आ ही गया दोनों में कॉमन, और जो अनकॉमन है वो भी ले लेते हैं। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ऐसे निकलता है हमारा एलसीएम 60, कॉमन के साथ अनकॉमन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये सवाल आपके सामने है, यहां भी ये ब्रैकेट, चलो कोई नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा। ये आपके सामने प्रश्न है, इस सवाल का आप उत्तर दीजिए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, रेसिप्रोकल बताना है आपको, मतलब व्युत्क्रम। सवाल कुछ ऐसा है ये कि 0.39, इसमें जोड़ दिया अपन ने 2.15, फिर इसमें जोड़ दिया 0.75 और माइनस कर दिया 1.001। बस ये है सवाल, इसे सॉल्व करना है, बताइएगा क्या उत्तर होगा। जब आप यहां पे इन सबको जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ के उसमें से ये घटा देना है, आंसर बताइए। देखिए 5 और 5 10 और 9 19, 19 का 9 आ गया, हासिल आ गई 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 का 2, हासिल आ गई 1, इसका मतलब 2.29 समथिंग कुछ आ गया, आ गया। इसमें से क्या है, माइनस कर दो 1.001। अब इसमें से हमको ये वाली संख्या को घटाना है, बस भाई यही है आंसर, सवाल का उत्तर, क्या करें।
3 आएगा, सॉरी 2 पे 1 हासिल आ गई 3 आ जाएगा, 2 पे 1 हासिल आ गई 3.29। बस भाई ये वाला इसमें से घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 3.290 में से 1.001 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई 90 में से 1 चला गया तो 89 आ गया, ठीक है, ये हो गया 2.289। अब 2.289 को आप क्या लिख सकते हो, 2289, दशमलव 3 अंकों के पहले है तो नीचे 3 जीरो, इसका व्युत्क्रम ये आ गया 2289। बस देख लो कौन सा उत्तर है, 1000/2289, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका सवाल। इस सवाल को देखिए, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 2 ब्रैकेट में 2x - 5 बराबर 2 ब्रैकेट में x + 3 - 8, और ये भी आपको एक दे रखा है। इनके सॉल्यूशन का सम बताना है। देखिए आप मान के चलिए 20 प्रश्न आपको मैथ में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 4 से 5 प्रश्न होंगे अलजेब्रा के, 4 से 5 प्रश्न होंगे मेंसुरेशन के, या 3 से 4 प्रश्न होंगे मेंसुरेशन के, और 4 से 5 प्रश्न होंगे आपके ज्योमेट्री से। मैं अगर तीनों को बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करूं तो भी आप मान के चलिए आपके 13 से 14 प्रश्न यहां 3 टॉपिक से आ गए। इसका मतलब आपके 20 सवालों में से 70%, 65 से 70% सवाल कहां से पूछ लिए गए, इन 3 टॉपिक से पूछ लिए गए। तो इन 3 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके पेपर का सवाल आना है। डन है भाई, बताओ क्या होगा, आंसर बताइए। अब यहां पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई अंदर तो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 4x, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 10, बराबर 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2x + 6 और -8। डन है भाई, बताओ मुझे कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत नहीं ना, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 3 में से 4 चले गए तो ये -x बचा, ये इधर आ गया तो ये -2x हो गया, और वहीं 6 में से 8 गए, बड़ा नंबर ये है तो -2, और 10 इधर गया तो -10। तो भाई -3x = -12, x = कितना आ जाएगा 4, 3 चौक 12, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, उस नंबर की, उस वाली इक्वेशन की बात करें, 3x इधर 5x ले आते हैं, इधर बचेगा -8/5। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, या उधर 3 ले जाओ, इधर 8/5 ले आओ, तो ये 2x माइनस से माइनस कट करो, x = 4/5, ठीक है भाई। तो यहां पर x का कितना आ गया 4/5, और वो आ गया 4, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 4/5 मतलब 24/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ x² इन द प्रोडक्ट ऑफ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का आपस में प्रोडक्ट करना है। ये देखो, ये आपको दे रखे हैं, इसके गुणनफल में x⁴ और x⁴ के गुणांकों का योग बताइए। जब आप इस सवाल को करोगे, स्टार लगाइए, ये प्रश्न पूछा जाता है x² - x + 4, और इसके साथ प्रोडक्ट होगा x³ - 2x² + 3x + 1। अब आप एक बात समझिए, हमें चाहिए किसके कोफिशिएंट, x⁴ और x⁴ के, हमको तो इन्हीं के कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये 3 और 2, तो ये तो 5 बन जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत केवल x⁴ की है। तो हम केवल उन्हीं का गुणा करें जिससे x⁴ बने। तो इसका गुणा अगर मैंने इसमें कर दिया तो माइनस का साइन आ गया, तो ये हो गया 2x⁴। अगर इसका गुणा मैं इसमें कर दूं तो x⁴ बन जाएगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है, हमारे काम का नहीं। इसमें अगर कर दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा +x², ठीक है भाई। अब ये देखो -x का इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा -x⁴। अगर -x का इसमें करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा x⁴, हमारे काम का नहीं। इसमें अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²।
इसमें करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, तो एक्स भी नहीं चाहिए हमें, केवल एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर मतलब एक्स स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट को देखना है। तो हम एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2 ही देख रहे हैं बस। अगर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स की पावर 3 बनेगा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -8x²। बस भाई, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं था, इतने में हमारा काम बन गया। अब आप बताओ -2 और -x कितना हो गया, -3x⁴। और अगर आप इसको आपस में जोड़ दोगे x² को तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो गया, 11 में से तो ये -10 और ये हो गया x²। ठीक है भाई, x² का कोफिशिएंट है -10, x⁴ का कोफिशिएंट है -3, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा -13। ठीक है भाई, है ना। कल मेरे को किसी ने रील भेजी, पता नहीं, वो तो सब बढ़िया है, पता नहीं कोई बोल रहा था, बाबा बोल रहा था, कौन बोल रहा था कि 17 में कितने जोड़े जाएं जिससे 70 हो जाए। हाँ, 17 में क्या जोड़ा जाए जिससे 70 हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ था कि 17 में क्या जोड़ा जाए जिससे 70 हो जाए, ऐसा कुछ था। तो बालक ने बोल दिया कि इसमें हम नेगेटिव इंटीजर जोड़ेंगे, हम इसमें -53 जोड़ देंगे। अब -53 जोड़ा जा सकता है, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो प्लस नहीं होगा, नंबर नेगेटिव है तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उनका क्या था कि नहीं, 17 में क्या जोड़ दें कि 70 हो जाए, ऐसे कुछ था, वो बड़ा ही अजीब सा। यस, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, ऐसा कुछ था, जो भी था। अच्छा, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, अच्छा 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो आ जोड़ दीजिए, है ना। अब ये जो फालतू की बात जो की थी इन्होंने, इस फालतू की बात से क्या हुआ पता है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, उनको तो मजा आ जाता है, उनको लगता है भा क्या बात कर दी, जबकि टेक्निकली क्या है ना। चलो आओ भाई, इस सवाल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल पे आते हैं। तो वही है कि मैं भी अगर फालतू की बातें करूंगा ना, तुमको मजा आ जाएगा, तुमको बहुत मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे अरे सर मजा आ गया, तो मजा आ गया। ऐसी बातें करो सर, ऐसी अच्छी बातें करो बस। ठीक है, बच्चा कहता है मैं हिंदी मीडियम से, बेटा मैं भी हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं कोई क्या कहते हैं, कोई उत्तराखंड के किसी वो बड़े स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, अगर ऐसा होता तो कोई बात अलग होती, है ना। खुद को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर हमें करना होगा, हम लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, और अगर अपन टीचर बनेंगे तो फिर अपन बेहतर बनेंगे ना यार, है ना। कल देखा था वो एक रील और दिखा रहे थे, वो भेजा किसी ने, उसमें बिहार के टीचर से पूछ रहे थे भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो भी नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो हमको बेहतर बनना है, अगर कोई हमसे बोले कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो हमें पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, है ना? इतना भाषा में ज्ञान होना चाहिए, चाहे हम हिंदी के हों चाहे हम अंग्रेजी के हों। अगर हम अंग्रेजी के हैं तो हमें हिंदी पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बोले कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता हूं, तो उसको पता होना चाहिए हिंदी क्या होती है, क्योंकि हिंदी भी अपने आप में एक भाषा है, और हिंदी सबसे बड़ी भाषा है इस देश में बोलने वाली। ठीक है, और ऐसे ही आपको इंग्लिश पता होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि कभी कोई सवाल करे तो सवाल का हम जवाब दे पाए, क्योंकि हम टीचर हैं, हम टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर आ जाइए, इन सब चीजों से बाहर निकलिए, हमको पढ़ना है, हम लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, हम सीखेंगे सब कुछ, है ना। आइए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded semi annually, सेमी मतलब हाफ ईयरली, यहां पे हाफ ईयरली भी लिखा होता तो भी आप समझ जाते कि सेमी एनुअली का मतलब है हर 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका ब्याज का दर लगेगा। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है 20,000 रुपए 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब आप समझ जाइए, अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब ये है कि जो आपको दर दे रखी है, ये दे रखी है आपको वार्षिक, मतलब 12 महीने की, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, या मैं बोलूं भाई 1 साल की, अगर ब्याज की दर 10% है तो आधे साल की कितनी हो जाएगी, या 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 5%, है कि नहीं, हाँ या ना, बताओ।
अब इस सवाल को अगर आप प्रॉपर फॉर्मूले से करोगे, आपके सामने एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी। अब ये जो आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप क्या निकालते हो, पहले अमाउंट निकालते हो, मिश्र धन जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, आर का मतलब रेट जिसे दर कहेंगे, टी मतलब समय। और इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, मिश्र धन में से मूलधन, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। सिंपल सी बात है। हम लेकिन तरीके दूसरे सीखेंगे। हमारा मेथड ये रहेगा कि अगर 2 वर्ष की बात की जाए तो 2 वर्ष का हमने एक रेशियो ऐसा याद कर लिया 2:1। 2:1 का मतलब यह है कि प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिला वो ये आ गया, और इस ब्याज पर जो ब्याज मिला वो ये आ गया। समझ पा रहे हो? ब्याज की दर मान लो R% मैंने मान ली। देखो कितनी जल्दी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, सेकंडों में सॉल्व होगा, कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 साल के लिए करें या 3 बार के लिए करें, आप ऐसा समझ सकते हैं ये लिखा है 2 बार, ये लिखा है 3 बार। अगर 3 बार ब्याज लग रहा है, जैसे अगर मैं 4 साल कहूं और इसको 4 बार लिख दूं तो एक ही बात होगी, 4 बार। इसका होगा 3 बार का या 3 साल का 331, ये होगा 4641। अब आप बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना सीख लीजिए। आपके सामने लिखा है 20,000 रुपए, 20,000 का 5% कितना होगा? 2 जीरो काट दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल का जो 5% है वो ये आ गया 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का 5% क्या होगा? आप बोलोगे सर 50 रुपए। 1,000 रुपए का 5% 50 रुपए, और 50 रुपए का 5% कितना होगा? 2.5 रुपए, 2.5, है ना? आप ऐसे कर सकते हो, इसका 10% होगा 100 रुपए, 100 का आधा 50, 50 का 10% होगा 5 रुपए, 5 का आधा 2.5। और मैंने आपसे कहा 3 बार या 3 साल का क्या हो गया? 331, बस ये हो गया 331, ये हो गया 150, 152.5, 3,000 में जोड़ दिया 3152.5। ये लीजिए, बिना पेन चलाए भी आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हो, बशर्ते बस आपको इसके मेथड और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप बहुत जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, बढ़े आइए, ये रहा आपके सामने सवाल। 20xy माइनस 4xz प्लस 10y माइनस 2z इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके? बताइए। अब जैसे आपको दिख रहा है 20xy माइनस 4xz प्लस 10y और माइनस 2z। अब यहां पे कुछ कॉमन होगा, वो तो हमको कॉमन लेना ही पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहां पे x कॉमन है, यहां भी x कॉमन है, और 4 इसमें भी लग रहा है, 4 इसमें भी है। तो 4x अगर मैं यहां से निकाल लूं तो यहां बचेगा 5y माइनस, सॉरी ये जो y नहीं है ये z है, ये y नहीं है ये z है। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा? 5y माइनस z प्लस, यहां पे मैंने क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 5y माइनस z। डन। अब यहां पे 5y माइनस z, 5y माइनस z दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया 5y माइनस z, और ये क्या बच गया? 4x प्लस 2। अब बोलोगे सर 2 यहां पे कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो बस 5y माइनस z और 2x प्लस 1, ये सवाल का आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2 को यहां लिख लो, यहां लिख लो, पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन है भाई। इसको क्या बोलेंगे? ये फैक्टराइजेशन का सवाल है, ये भी आपके अलजेब्रा में पूछ लिया जाता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, 3x प्लस 8y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर है। अब ये आपके सामने लिखे हुए, बताओ। आप एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। ये 2 बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 3x का स्क्वायर और 8y का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 8y का स्क्वायर 64y स्क्वायर,
2 का मल्टीप्लाई अगर दोनों अंदर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 18x² और 128y²। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन। चलो आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कृपया करके इस प्रश्न पे स्टार लगाइए और स्टार लगा के 2 बातें आपको समझनी होंगी। पहली बात ये कि क्वाड्रिलेटरल का सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और क्वाड्रिलेटरल में आपके 3 क्वाड्रिलेटरल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे पूछ लिए भी जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, और यहां पे चतुर्भुज में आपको कुछ प्रॉपर्टीज को देखना होगा। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और वो इसकी लाइंस और वही इसके एंगल। ये लाइन और एंगल मतलब कोण और रेखाएं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो 100% आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल में कहा गया है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बीसी के और सी डी बराबर एडी के। अब सीक्वेंस तो यही रहेगा, ए बी सी डी, अलग अलग तो नहीं बनाओगे। एक मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लिया मान लो, और मैंने कहा यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। सवाल में कहा गया जो ए बी है वो बराबर है बीसी के, और जो सी डी है वो बराबर है एडी के। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हों और ये दोनों भुजाएं बराबर हों तो ये क्या बन गया पता है तुमको? ये बन गया आपका काइट। डन है भाई। द क्वाड्रिलेटरल हैज, ये लिखा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बीडी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एसी। एसी पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बीडी पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक सम्मत रेखाएं होंगी। बताओ भाई, अगर हमने कहा ए बी सी और डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, या मैं यहां से अगर इसको ऐसे बनाऊं, इसका नामकरण कुछ यूं कर दूं मैं, अगर ऐसे मैं इसका नामकरण कर दें हम, ए बी सी और डी, तो बोलोगे सर ए बी बराबर विस्के और सी डी बराबर एडी के। तो भाई ये जो आपको डायगोनल दिख रही है, यहीं पर इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बीडी, ये लो, ठीक है। आइए सवाल को देखते हैं। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, भाई इसको भी ढंग से पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री स्टार लगा लो, 100% आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर, ये एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब है जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक या कोटि पूरक, और सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं समपूरक, ठीक है। सवाल में लिखा है किसी कोण y के पूरक और संपूरक कोणों का योग 220 है, तो तब 4y माइनस 30 डिग्री का मान क्या है? अगर मान लीजिए कोई एंगल है, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात करूं मैं, एंगल हो गया थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका सप्लीमेंट्री क्या हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। मान लीजिए कोई वैल्यू हम रख देते हैं, हमने रख दी वैल्यू 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो 90 में से 30 गया तो ये कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री इसका 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 180 में से 30 चला गया तो ये कितना हो गया 150 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं भाई 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहां पे बस समझने वाली बात यह है कि सदैव चाहे कोई भी एंगल हो, इसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो अंतर है वो हमेशा 90 डिग्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का अंतर सदैव 90 डिग्री होता है। अब ये सवाल हो गया खत्म। अगर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सम दे रखा है 220, तो उनका अंतर क्या होता है 90 डिग्री। तो बस बेटा कॉम्प्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट्री गया, 2 सप्लीमेंट्री बराबर कितना हो गया 210, यही हो गया 200 नहीं 310 हो रहा। बस 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 155 डिग्री आ गया सप्लीमेंट्री। तो बस भाई थीटा क्या निकलेगा 180 में से 155 गए, कितना बचा 25 डिग्री। एंगल निकल के आ गया आपका 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री आपका एंगल है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किस में, इसमें वैल्यू पुट करके करनी है। तो 25 चौक 100,
100 में से 30 चले गए, आंसर आ गया 70 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है भाई, बोलो। चलो आगे बढ़े। ये रहा आपका सवाल। दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी ट्राइंगल में, जिसकी लंबाई ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी जिसकी लंबाइयां हैं 14 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC की लंबाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड साइड ऑफ AC ऑफ अ ट्राइंगल। देखो यार, अगर हम साइड की बात करें तो साइड के आधार पर दो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि मान लो कोई ट्राइंगल है और उसकी ये साइड हो गई A, B और C। तो यहां दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो है सम, दो भुजाओं का सम करें या दो भुजाओं का डिफरेंस लें। तो प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी दो भुजाओं का सम A प्लस बी तीसरी भुजा से अधिक होगा, B प्लस C तीसरी भुजा से अधिक होगा, C प्लस A तीसरी भुजा से अधिक होगा। और वहीं जो डिफरेंस अगर हम लेंगे A माइनस बी, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, B माइनस C या C माइनस A। बस ये प्रॉपर्टी अगर आपने समझ ली, ट्राइंगल की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये रहा कि अगर एक साइड 14 है और एक 17 है तो तीसरी साइड बतानी है। दोनों का सम कितना हो गया बताओ? आप बोलोगे दोनों का सम हो गया 31। इसका मतलब 31 से छोटा होगा, 31 से छोटा होगा। दोनों का अंतर कितना आ गया? 3। सम आ गया 31, अंतर आ गया 3, तो 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा 31 से छोटा। बराबर नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते 3 से बड़ा या बराबर, 31 से छोटा या बराबर ना। 3 से बड़ा होना चाहिए, 31 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। ये रहा अगला सवाल। लिखो भाई या देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल में लिखा हुआ है कि एक साइड है डीसी पैरेललोग्राम में जो प्रोड्यूस्ड कर दी हमने ई तक, सच दैट एंगल BCE 70 डिग्री, एंगल DAB x डिग्री, एंगल ADB 40 डिग्री, एंगल DBC y, एंगल BDC z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू। किसी समांतर चतुर्भुज, देखो भाई पहली बात तो एक मैं लिखा देता हूं तुमको। एक सवाल तुम्हारा 100% बन गया यहां से। अगर हम चतुर्भुज के एंगल की बात करें तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर के अगर चारों एंगल की बात करें, मैं ऐसे पुट कर देता हूं A, B, C और D। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर को बोलते हैं हिंदी में वर्ग। इसके चारों एंगल बराबर होते हैं A प्लस B प्लस C प्लस, या A बराबर B बराबर C बराबर D। ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पैरेलल साइड हैं, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर हैं, तो चारों एंगल भी बराबर हैं। दूसरा, इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। दूसरा, अगर ये पैरेललोग्राम, वो दो पैरेलल साइड हैं, तो उन दोनों पैरेलल साइड के ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे, ये वाले आसन्न कोण, इनका सम भी, जैसे एंगल A प्लस एंगल B, एंगल बराबर एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल C प्लस एंगल D, या बराबर एंगल D प्लस एंगल A, ये बराबर होंगे 180 डिग्री के। अब ये सभी पे लागू होगा। कोई भी दो ये पैरेलल, कोई भी पैरेललोग्राम हो उस पर ये बात लागू होती है। ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? यहां भी चारों साइड, चारों एंगल बराबर होते हैं, ABCD, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यहां भी लागू होती है रेक्टेंगल पर। अगर बात करें अपन रोम्बस की, या बात करें अपन पैरेललोग्राम की, तो रोम्बस में क्या होता है? ये जो उसका डायगोनल होता है वो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इन एंगल का बाइसेक्टर होता है। वही चीज यहां भी लागू होती है। यहां भी जो डायगोनल होता है वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है।
तो आप देख पा रहे हो इसके ये वाला और ये एंगल ए बी सी और डी, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के अंदर ये मत बोलना कि ये चारों एंगल आपस में बराबर होंगे। चारों एंगल बराबर नहीं होते, आमने सामने के बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। और क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री तो होगा ही। यही चीज यहां भी होगी। ये वाला एंगल ए एंगल बराबर सी के और बी एंगल बराबर डी के। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई, डन है। चलो ट्रपेजियम की बात करें तो ट्रपेजियम में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल। ट्रपेजियम में क्या होगा भाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर ए बी सी डी में लिख दूं तो यहां पे इसका और इसका सम 180 डिग्री और इसका सम 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब आपका सवाल क्या है। सवाल में कहा गया है कि भाई एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये बना लिया हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब कहा क्या गया है सवाल में कि जो डीसी है उसको हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया, डीसी ऑफ द पैरेललोग्राम प्रोड्यूस्ड, ये डीसी को हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया, इसको हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया ई तक। ये लो भाई ई तक हमने इसको प्रोड्यूस्ड कर दिया। अब आपको बोला गया है पहला बीसीई, ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए डी डी ए बी, एंगल डी ए बी, डी ए बी आपको दे रखा है एक्स, एंगल ए डी बी, ए डी और बी, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल दे रखा है आपको y, और आपसे कहा गया है बी डी सी, ये एंगल दे रखा है आपको z। ठीक है भाई, डन है। और तो कुछ नहीं है। एंगल ए डी बी, ये तो 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री है ये, 40 डिग्री। और ये दिया है आपको y डी बी सी, डी बी और सी, ये वाला दिया है, ये दिया है आपको y डिग्री। चलो भाई करके बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। देखो अगर दो पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये वाले एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, चाहे इधर से देख लो, ये वाले एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो y की वैल्यू तो निकल के आ गई 40 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री, है कि नहीं। और अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री। अब ये देखो ये पैरेलल लाइन, ये 30, तो ये वाला कितना हो गया, 30 डिग्री। और अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला कितना हो गया बताओ, 110 डिग्री। तो x हो गया 110, y हो गया 40 और z हो गया 30। तीनों का सम कितना आ गया, 50 और 30 180। सी ऑप्शन आपका सही है। प्रॉपर्टीज याद है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आइए बढ़ते हैं। एक पॉइंट है P और S आर टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसके एक ही तरफ बना हुआ है। लाइन सेगमेंट मान लिया हमने क्यू आर लाइन सेगमेंट है। सवाल में लिखा हुआ है रेखाखंड के एक ही ओर दो बिंदु हैं P और S इस प्रकार स्थित हैं कि P दोनों रेखाखंडों के PR और SQ के मध्य बिंदु है। PR और SQ के मध्य बिंदु है। आप एक बात बताओ, यहां मानो S, अगर मैंने कहा ये हो गया SQ और यहां मान लीजिए P, ये हो गया PR, ये अगर मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है तो ये हो गया M। PR और SQ के मध्य बिंदु है। तो आपसे कहा गया, आपको देखो अब आप बताओ ये वाली साइड किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है, मध्य बिंदु है। ये वाली साइड किसके बराबर, इसके बराबर। हम यहां पे ऐसे रेखाएं क्यों खींच रहे हैं, 1 और 2 पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसको पढ़ा जाएगा वैसे इसको। अब तीसरी साइड बची, उसमें मैंने 3 डंडे खींच लिए ऐसे। देखो तरीका है ये। अगर मैं सवाल को देखूं, देखो क्या पढ़ा है, QPM। अगर मैं पढ़ूं QP और M, इसका मतलब पहले आया 3 डंडे फिर आया 1 डंडा।
इसका मतलब यहां कैसे पढ़ा जाएगा, एस आर एम पहले तीन और फिर तो क्यूपीएम और एस आर एम। ऑप्शन बी इससे कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बोलो, आपकी कॉन्ग्रुएंसी की चार नियम होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में कहते हैं सर्वाग समता। सर्वाग समता के 5 नियम होते हैं बेसिक। पहला नियम जिसको अपन कहते हैं साइड साइड और साइड। दूसरा नियम जिसको अपन कहते हैं साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। एक होता है एंगल एंगल और साइड। तीसरा, चौथा और पांचवा जो नियम होता है वो होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, मतलब समकोण, उसका कर्ण और उसकी भुजा। यहां आप देख पाओगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है भाई, डन है। चलो आंसर क्या आएगा, ये आ गया। जिस तरीके से आपने इसको पढ़ा वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, बस पढ़ना सीख जाइए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न देखिए इस सवाल को। ईस्ट साइड ऑफ अ रोम्बस ऑफ शेप्ड फील्ड। एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है किसी सम चतुर्भुजाकार खेत के प्रत्येक भुजा 30 मीटर और उसका एक विकर्ण 48 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए सवाल को अगर हम देखें तो किस तरीके से सवाल को हम करने वाले हैं समझिएगा। अगर हम इस सवाल को देखें तो देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है रोम्बस का, उसका एरिया निकालने का, क्षेत्रफल हाफ d1 इंटू d2। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है जिसको अपन बोलते हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम समझ पा रहे हैं 4a को अगर मैं ऐसे बोलूं 2a का होल स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा है सर एक तो ये नंबर है इसका स्क्वायर होगा और इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर सम करके इसके बराबर बनेगा। तो आप समझ गए कि सर यहां पे जो तीनों नंबर होंगे वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, मतलब ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसका मतलब ट्रिपलेट कैसे बनेगा, ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर, मैंने इसको सर्कल में रख दिया। उसके बाद d1 और d2, इसका मतलब यहां जो नंबर होंगे जैसे मैंने लिख दिया 3, 4 और 5। तो देखो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। सवाल यहीं पे खत्म होता है। अब आइए सवाल में लिखा है जो उसकी एज है वो कितनी है 30, तो 2a किसके बराबर 30 के, एक डायगोनल कितनी है 48, सॉरी a बराबर 30 के तो 2a बराबर 60 के, और दूसरी डायगोनल हमको निकालनी है। बस बेटा ट्रिपलेट देखो, अगर मैं बोलूं 12 पंजे, अगर मैंने बोला इसे 5 माना और मैंने बोल दिया 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो ऐसे ही 12 तिया 36, दूसरी डायगोनल निकल आई आपकी 36, एक डायगोनल है आपकी 48। बस भाई खत्म हो गया सवाल। अगर ये आप सीख गए करना तो आप सवाल को बहुत तेजी में सवाल को सॉल्व करोगे, उड़ा दोगे। ठीक है, आपके सामने ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहां मैं ट्रिपलेट देख पा रहा हूं, ट्रिपलेट वही लगी, देखो 3 4 5 वही लग गई, 3 4 5। ट्रिपलेट के जो मल्टीपल होते हैं वो भी ट्रिपलेट होते हैं। इसका दुगना में लिख दूंगा ना 10, 8 और 6, ये भी ट्रिपलेट। बस यहां समझना ये है कि जो 2a है ये सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ये वाली साइड हाइपोटेनस होगी। बस इस चीज को समझ लेना। हो गया सवाल। 48 गुणा 36 बटे 2, हाफ d1 इंटू d2। बस भाई हाफ 48 गुना 36, यही सवाल आपको सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा बताओ, 864। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक ही जगह 30 लिखना पड़ेगा, 30 का स्क्वायर होगा 900, 900 का गुणा करोगे 4 में, 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 48 के स्क्वायर को फिर उसमें से घटाओगे, फिर d2 की वैल्यू निकालोगे। लेंदी है भाई, ये सीख लिया तो थोड़ा तेज हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल। द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है।
रेक्टेंगल के डायमेंशन आपको दे रखे हैं, मतलब किसी वृत्त का क्षेत्रफल किस विमाओं वाला 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 14 गुना 11। और इस सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 22/7 और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बस भाई इसको अगर इससे काट दिया ये 2 आ गया, इसको इससे काट दिया 7 आ गया, 7 का स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है सरकमफ्रेंस क्या होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुना 22/7 गुणा 7। आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। यही प्रश्न का उत्तर है, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर, ये भाई इस पे स्टार लगा लेना, आपके पेपर में आएगा ही आएगा 100%। इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला रट के जाइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में केवल 3 ही पूछे जाते हैं पेपर 2 में, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, कोन, स्फीयर ये सब नहीं आते। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बस इससे आगे नहीं आएगा पेपर में, इतना ही आएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। यहां से आपके 2 प्रश्न आ गए, ये समझो पेपर में 2 प्रश्न यहां से आ रहे हैं 100%। सिलेंडर का प्रश्न ये है कि भाई किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। यदि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो उस बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बतानी है हमको। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो था क्या? 2 पाई आर एच। तो मैंने बोला भाई 2 पाई आर तो कॉमन हो गया, एच प्लस आर या आर प्लस एच बचा, और ये हो गया 2 पाई आर एच। बताओ भाई यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या? बोलो मित्रों। अब आपके सामने फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। आप अगर चाहते तो, क्योंकि आपको कहा है सवाल में कि टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, और यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर कट गया, इसका मतलब एच और रेडियस का क्या बन गया? 1:2 बन गया। यही तो आ रहा है, हाइट और रेडियस क्या आ रहा है? 1:2। अगर 1:2 में देख लो, 1:2, 1:2, आपसे पूछा क्या गया है? सबसे पहले क्या पूछा है सवाल में? रेडियस पहले पूछा है, हाइट बाद में पूछा है, इसका मतलब 1:2। इसमें आंसर होना चाहिए। मैं अगर कुछ भी नहीं आता तो देखो ये वाला गलत है, ये हो सकता है, ये गलत है, और ये हो सकता है। इसका अगर मुझे तुक्का भी मारना होता सवाल के अंदर, अगर मान लो मैं तुक्का भी मार रहा होता, मैं नहीं कर रहा होता सवाल को सॉल्व, तो मुझे पता है सवाल में लिखा है रेडियस पहले बताना है, बाद में बतानी है हाइट। इसका मतलब हाइट और रेडियस का अनुपात निकल रहा है 1:2। तो इसका मतलब ये 2 और ये 1। तो मैं तो यही बोलूंगा या तो बी होगा या तो डी होगा। अब इसको सवाल को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे मान लो x और इसे मान लो 2x। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और h प्लस आर बराबर 462। तो 2 इंटू 22/7, आर की जगह रख दिया मैंने कितना? 2x, और ये हो गया 3x बराबर 462। 22 से अगर हमने इसको काट दिया, 22 से कट गया, कितनी बार गया ये? 22 दूनी 44 और 22 एकम 22। ठीक है, 3 से इसको काट दिया, 3 सत्ते 21, 7 चला गया ऊपर, 4 आ गया नीचे, x की वैल्यू आ गई 7/2। इसका मतलब 3.5। तो हाइट है 3.5 और रेडियस इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 7। 3.5 और 7 इस सवाल का उत्तर है। रेडियस ये आ गया, हाइट ये आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख पा रहे हो? डन है। आइए अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये आपको दे रखा है। इस ऑब्जर्वेशन देखिए,
मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 48, 42, x प्लस 17, x प्लस 15, x प्लस 20, 60 और 58। इसका मीन दे रखा है 53। देन द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज, कुछ आपको प्रेक्षण दे रखे हैं, डेटा दे रखा है और आपको बताना है कि इसका इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा, इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा। अब आइए भाई इस सवाल को देखें। 48, 42, x प्लस 17, x प्लस 15, x प्लस 20, 60 और 58, इनका जो माध्य दे रखा है वो दे रखा है 53। अब आप एक बात बताइए, अभी आपको बताया मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, ये होता है मीन, और सम इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इंटू नंबर। तो आप बताओ कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बेसिक से करने बैठोगे, बिल्कुल आराम से तसल्ली से करोगे, तो आप मुझे बताइए 53 इंटू 7 करोगे, 7 या 21, 1 हासिल आई 2, 7 पंजे 35 और 2 37। ये इसका टोटल सम निकल के आ गया 7 संख्याओं का। आपको पता है टोटल 7 संख्याएं हैं, इन्हें अगर हम जोड़ दें 8, 8 और 2 10 और 8 18, हासिल आई 1, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 4 20, तो ये हो गया 20। 11 में से 8 गए, क्योंकि इन 4 संख्याओं का सम मैंने घटा दिया। 11 में से 8 गए, ये आ गया 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 1, 163 आ गया। और अगर अब ये 3 संख्याएं बची हैं, उन तीनों को अगर जोड़ दें, x प्लस 17 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 20, तो इन तीनों का सम बराबर किसके होगा, 163 के, है कि नहीं। और अगर यहां पे इन तीनों को अगर आप जोड़ के माइनस कर दें, 7 5 12 के 2, हासिल आई 1, 2 3 4 और 1 5, 111 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 37। अगर x इज इक्वल टू 37 आ गया, तो इसका मतलब इस नंबर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो आपका नंबर है 20 जोड़ दो 57, 57 में से क्या करेंगे 5 कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 52, और 57 में से 7 कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे 57 में, तो ये हो जाएगा 54। लो भाई ये नंबर आपके निकल के आ गए। आपसे पूछा है मीडियन, तो बस भाई सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर क्या होगा 48, फिर उससे बड़ा नंबर होगा 52, फिर उससे बड़ा नंबर होगा 54, उससे बड़ा होगा 57, उससे बड़ा होगा 58 और सबसे बड़ा होगा 60। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो बस भाई 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, यही आपका नंबर है, यही आपका मीडियन कहलाएगा। 54 इस सवाल का उत्तर है। आपके प्रश्न पेपर में आएंगे, 100% आएंगे। 20 में से 20 सवाल पेपर 2 में बच्चे नहीं बना पाते, ये बात सत्य है। और अगर पेपर 2 में आप 20 में से 20 नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आगे थोड़ी दिक्कत आएगी। मैथ आपका लेंदी आता है, इस बात को आप मान के चलिए। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जो मैं बोल रहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप मानते कि ये आपका 53 है, तो आप बस ये देख लेते कि भाई कौन किससे 53 छोटा है, किससे 53 बड़ा है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। सारा खेल कैलकुलेशन का है बेटा। जिस बच्चे ने कैलकुलेशन ठीक से कर लिया और जो इन 20 सवालों के कैलकुलेशन को करता चला गया, वो तो कर लेगा। जिसको मैथ में बोरियत लगती है, उसको लगता है यार सॉल्व कौन करे यार, इतना समय थोड़ा ना देते हैं पढ़ाई में, तो वो नहीं करेगा फिर उसको। ठीक है, बढ़े आगे। आइए इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल को आप देखिएगा भाई। चलो, ये तो भाई छोटा सा सवाल है। 12 से लेके 103 तक कितनी संख्याएं हो गई, 11 माइनस कर दो इसमें से, 92 संख्याएं हो गई, टोटल हो गई 92 संख्याएं। चलो भाई, स्लिप में लिखा है, हर किसी को डिब्बे में डाल दिया, उसमें से रैंडम एक बॉक्स निकाल लिया। तो बताओ भाई कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। देखो 12 और 13 मतलब 14 से स्टार्ट होगा। 14 कौन सा है, सेकंड है। और आखिरी कौन सा होगा, 98। ये कौन सा होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 14। तो बस भाई 12 से लेके 14 तक अगर आप देखोगे तो इसका मतलब 13 नंबर हैं, तो 13/52, यही सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आइए सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 577। ऐसा सवाल आपके 2 साल लगातार आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया, ऑनलाइन पेपर में पूछा गया।
अब ये सवाल अगर बेसिक से करोगे, एनसीईआरटी के मेथड से करोगे तो लेंदी हो जाएगा। दूसरा इसकी थोड़ी ट्रिक है, ट्रिक नहीं आप ये समझ लीजिए, उसको हमको सेटिस्फाई करना होगा। आप ये सोच सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रिक भी ना कहूंगा मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलूंगा। देखो कैसे, आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, यूनिट डिजिट। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, अगर हम इकाई का अंक की बात करें कि भाई इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, उनका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये मैंने क्या बोला, मे बी, मतलब हो सकता है, ठीक है। और क्या नहीं होता, 2, 3, 7 और 8। अगर आपका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 बन रहा है तो आप साफ बोल दोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, इकाई का अंक। अगर हम दूसरा पॉइंट बोलें तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई 6 से पहले जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर आना चाहिए, 5 से पहले जो नंबर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, और बाकी की संख्याएं जो हैं उससे पहले का नंबर इवन आना चाहिए, चाहे वो 1 हो, 4 हो, 9 हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब आता है तीसरा, जिसको अपन बोलते हैं डिजिटल सम। अगर हम डिजिटल सम की बात करें, अंकों के योग की बात करें और सिंगल डिजिट बनाने की बात करें, तो परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम होता क्या है, 1, 4, 7 और 9। ये परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल सम आते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल सम आते हैं। और अगर चौथा एक और है, उसको अपन बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट। आखिरी की 2 अंकों को अगर हम चेक करेंगे तो कहां तक, 24 तक जितने भी स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक होते हैं वही सारे के सारे स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक होते हैं। अब आपके सामने ये रहा सवाल 5, 7, 7, 4। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 5। 2 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 6। 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 9। और 7 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 11। यही तो बोला है, द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने 1 जोड़ा तो ये हो गया पीछे के 2 अंक 75, 2 जोड़ दिया तो पीछे के 2 अंक हो गए 76, अगर इसमें 5 जोड़ दिया तो 79, और अगर हमने इसमें 7 जोड़ दिया तो ये हो गया 81। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने। बोलो हाँ या ना, बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ओके। हमने कहा 5 के पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6। 6 के पहले ऑड आना चाहिए, ये हो सकता है, 6 के पहले ऑड आ रहा है। उसके बाद आते हैं अपन पांचवा, तीसरा ऑप्शन क्या है, 5 जोड़ो तो 9 के पहले इवन आना चाहिए, 9 के पहले ऑड आ रहा है, ये ऑप्शन भी गया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस तरीके से आप सवाल को देख सकते हो, ठीक है, ओके। अब ये 7 है, अगर 7 को जोड़ोगे तो 8 के पहले इवन आ रहा है। अगर हम इस पूरे नंबर को जोड़ दें 5, 7 और ये भी जोड़ दें 5, 7, ठीक है भाई। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है भाई, बोलो डन है, बस भाई। अब इनमें से कोई एक आपको लगाना पड़ेगा, और उसमें आप ये भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत वही है, वही समझना होगा कि आप इसका डिजिटल सम निकाल के देख लो, ठीक है। तो डिजिटल सम निकाल के देख लो, देखो 8 और 1 9, 9 तो गया, 7 और 5 12, डिजिटल सम निकला 3, जो कि नहीं होता, डी ऑप्शन भी गलत। अगर अपन बात करें इसकी, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा ये आपको देखना होगा, 7 और 7 14, 14 और 10 24, इसका डिजिटल सम तो 6 आ रहा है। अच्छा, पहला वाला तो वैसे ही गलत था, इसका देख लो, देखो 7 और 7 14 और 5 और 6 11, 11 और 14 कितना आ गया, 25, डिजिटल सम आ गया 7, ये ऑप्शन सही। अब आप बोलोगे सर ये तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अगर एक बार आपको ये याद हो गए, बच्चे पहली बार किसी को भी पढ़ोगे, पहली बार कुछ भी आप पढ़ोगे, पहली आप जीवन में रोटी, मैं आपसे कह रहा हूं लड़कों से, आप जाके जरा किचन में रोटी बना के बताना, बेटा आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, आप रोटी नहीं बना पाओगे, ठीक है। वहीं आपकी मदर या आपकी बहन या जो भी किचन में अच्छे से काम कर लेते हैं, वो एक झटके में रोटी बना के रख देंगे, वो 20 रोटी इतनी तेज सेक लेंगे कि आप नहीं सेक पाओगे,
पहली बार जो भी कुछ आप सीखोगे, एक बार अगर आपने इसको रट लिया तो आप एक बात बताओ, आप पेन चलाते क्यों? आप तो अपना दिमाग चलाओ ना। आप ऐसे बताओ 4 और 1 5, 5 के पहले 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तो आप खुद ही देख के बता दोगे ना, है ना। चलो कोई नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की संख्या है 1573y3 और ये किसका मल्टीपल है? 3 का। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ये मैं करा चुका हूं सवाल। 4 अंकों की एक संख्या है जो कि 3 का एक गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3 से भाग आ सकता है। तो 5 और 1 6 और 3 तो कट गया, y की जगह 0 3 6 9 आ सकता है। टोटल इनका सम होता है 18। अगला सवाल ये रहा आपके सामने वैल्यू 3.5 2.4 4.8 तीनों का गुणा कर दीजिए और ये आपके सामने वैल्यू लिखिए। इसका मान क्या होगा? सिंपल सवाल है, आप लोग कर लोगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स का पावर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये होता है आपका योज्य प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। और अगर a है तो 1/a हो जाएगा, और 1/a है तो a हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम। डन है। अब आपके सामने ये रहा सवाल 2 की पावर -3 1/8 -3 माइनस आ गया 343। बस भाई इसको कर लो। अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में आना चाहिए। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो? ठीक है, डन है। चलो ये रहा आपका अगला सवाल। इस सवाल को हम करा चुके हैं। x और y हैं रिस्पेक्टिवली एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 135 108 और 198 का। तो x अपॉन y की वैल्यू बताइए। अभी आपको बताया है एलसीएम निकालना बेहद आसान है, 135 108 और 198। एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को कट कर दे। 9 ही मुझे नजर आ रहा है, 9 से काटा 15 बार गया, 9 से काटा 12 बार गया, 9 से काटा 22 बार गया। तो 9 क्या हो गया इसका? एचसीएफ। एचसीएफ अपॉन एलसीएम, यही आपको बोला गया है x अपॉन वाई। तो ऊपर आ गया 9, नीचे क्या आएगा? 9 तो कॉमन है, अनकॉमन देख लो। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये भी कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 तो हट गया, इसमें से भी 2 हट गया तो 11 आ गया। तो ये आ गया 11 गुना 5। यही सवाल का उत्तर है। 9 से 9 तो कट गया, आपका ये बचेगा 1/660। यही सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो भाई क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो 50 सवाल लाया था, लेकिन अब 6 बजे तुम्हारी दूसरी क्लास है। टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इन सवालों को मैं, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो मैंने पहले जो क्लासेस ली थी मैथ्स विद उदय सर, ये टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। मैंने पहले भी क्लास ले रखी है, लास्ट ईयर की बहुत सारी मैराथन है आपकी पेपर 1 पेपर 2 की। मैं अपने टेलीग्राम पे उनको अपलोड करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा विद फाइल के साथ में। तो वहां से टेलीग्राम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करिए, आपका जो पेपर है आई होप आप बहुत अच्छा दे के आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो पढ़िए, सबको पढ़ लीजिए, 3 टॉपिक तो अच्छे से देख लीजिए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सारे के सारे सवाल सॉल्व करके जाइए 2019 से। ठीक है, थैंक यू।